का जीएस सेशन पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ होती क्या है। चलिए समझते हैं। पहले संविधान को यदि हम लोग एक किताब मानते हैं, संविधान को यदि एक हम लोग किताब मानते हैं, तो इसमें हम लोग आता है अनुसूची। क्या आता है? अनुसूची। फिर आता है भाग, जिसको लोग पार्ट बोलते हैं। अनुसूची को शेड्यूल्ड बोलते हैं। फिर आता है अनुच्छेद, जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। तो जैसे हम लोग किताब में क्या होता है ना, किताब में हम लोग का होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। यूनिट को आगे डिवाइड करते हैं तो हम लोग का आता है चैप्टर। चैप्टर को आगे डिवाइड करते हैं तो फिर पेजेस में बटा हुआ होता है, नहीं पन्नों में बटा हुआ होता है। तो जो अनुसूची है वो संविधान रूपी किताब का यूनिट है। भाग जो है वो संविधान रूपी किताब का चैप्टर है। और अनुच्छेद है वो संविधान रूपी किताब का क्या है? पेजेस है। यानी किस पेज में क्या दिया हुआ है वो अनुच्छेद में दिया हुआ रहता है। तो आशा करते हैं अनुसूची के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग अनुसूचियों का जो हिस्ट्री है, यानी कैसे इसका विकास हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो संविधान है वो बना तो था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़का कंफ्यूज होकर मार देते हैं कि पूर्ण रूप से कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को मारते हैं, जो भी गलत है। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था हम लोग का? 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए इस दिन जो हम लोग जो संविधान बना था उसमें जो अनुसूची दिया हुआ था तो उसकी संख्या 8 थी। यानी हम लोग का जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन बाद में जरूरत के हिसाब से अनुसूचियों को बढ़ाया गया और वर्तमान में जो हम लोग अनुसूचियाँ हैं तो इसमें और 4 अनुसूची को जोड़ा गया है और ये वर्तमान में हम लोग का 12 अनुसूची है। तो इन सभी 12 अनुसूची के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहली अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहली अनुसूची का बात करें या फिर पहली अनुच्छेद का बात करें या फिर प्रथम भाग का बात करें, सब में एक ही चीज दिया हुआ है। किसका यानी वर्णन किया हुआ है? तो संघ का, फिर राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का। यानी जो संघ है तो संघ का परिभाषा दिया हुआ है कि संघ किसको बोलेंगे, राज्य है तो राज्य किसको बोलेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश क्या होती है, इसके बारे में क्या दिया हुआ है हम लोग का? पहली अनुसूची में दिया हुआ है। अच्छा, पहली अनुसूची को अगर डिटेल्स में और पढ़ा जाए यानी तोड़ के पढ़ा जाए तो पहली अनुसूची में ही बोला गया है कि कोई एक राज्य जब टूट के 2 नए राज्यों में बनता है तो उसका वर्णन हम लोग का प्रथम अनुसूची में ही दिया हुआ है। यानी कोई भी राज्य टूटेगा या फिर जुट के एक नया राज्य बनेगा तो उन सबका वर्णन किसमें दिया गया है? पहली अनुसूची में दिया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है यूपीएससी 2018 वाला पेपर में। अब देखिए हम लोग जो द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची है ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट है। देखिए कितना आसान है, इसको याद करना एकदम आसान है। जैसे बोलेंगे वैसे याद करते चलिएगा। अगर आप मान के चलिए कहीं जॉब के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आप किसके बारे में सोचते हैं? पेमेंट के बारे में, नहीं कि जॉब तो करेंगे उसमें पेमेंट कितना मिलेगा। तो बस ये भारतीय संविधान में जितना भी संवैधानिक पद है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, फिर आपका लोकसभा का सदस्य जो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है, इन सभी जो पद पे आसीन है तो वो तो ऐसे काम नहीं करेंगे, उसके लिए उनको वेतन देना पड़ेगा। यानी जब उसको नियुक्त किया जाएगा उससे पहले वो वेतन का मांग करेंगे कि हमको कितना वेतन मिलेगा। तो जितने भी संवैधानिक पद है उसके उन सभी का जो वेतन और कौन कौन यानी जो जो उनको भत्ता दिया जाता है उसका वर्णन हम लोग का द्वितीय अनुसूची में। किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में है। एकदम आसान है। अब मान के चलिए कि आप जॉब ढूंढने गए थे, आप पहले वेतन का बात करिए कि ठीक है इतना वेतन आपको दिया जाएगा काम के बदले। अब आगे आपको जब आप पूरा क्लियर हो जाएगा पेमेंट के बारे में तो आप आगे आपको क्या दिया जाएगा? ज्वाइनिंग लेटर। नहीं तो ज्वाइनिंग लेटर तो हम लोग का ये संवैधानिक पद में ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता, उसके बदले क्या होता है? शपथ होता है। उसके बदले क्या होता है? शपथ। यानी तृतीय अनुसूची में हम लोग किसका वर्णन है? शपथ। किसका? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, जो भी संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जितना भी है सबके शपथ के बारे में वर्णन है। किसमें? अनुसूची तृतीय में। तो हम लोग द्वितीय अनुसूची में क्या पढ़े? वेतन और भत्ते का। और तृतीय में क्या पढ़े? उन्हीं सभी संवैधानिक पदों का शपथ के बारे में।
याद हो गया होगा आशा करते हैं। अब देखिए जो हम लोग का चतुर्थ अनुसूची है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि चतुर्थ अनुसूची में किसका वर्णन है हम लोग का, तो राज्यसभा का। चतुर्थ अनुसूची में किसका वर्णन है, राज्यसभा का। और किस राज्यों से कितने सदस्य चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए उसका वर्णन है। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में यह वर्णित किया गया है कि किन किन राज्यों से कितनी राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। तो आपको बोलना होगा कि चतुर्थ अनुसूची में इसका क्या है, वर्णन है। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची ये दोनों एक जैसा है तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। आपको किताब में पढ़ के तो ये दोनों एक ही लगेगा कि ये दोनों दिया का लिए जब एक ही है तो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए पढ़ते हैं। जो पांचवी अनुसूची है इसमें जो हम लोग का अनुसूची जाति है और जो जनजाति है उसका जो लोक प्रशासन होता है, हम बस समझाते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का लोक प्रशासन क्या होता है। जैसे आप संथाल जनजाति का नाम सुने होंगे, तो संथाल जनजाति में जो लोक प्रशासन विद्यमान है यानी जो उन लोगों का अपना नियम कानून है, नहीं अपना उन लोगों का साथ कल्चर है जो भी है उसके बेसिस पर उन लोगों का लोक प्रशासन बनता है। तो उन लोगों का लोक प्रशासन खत्म नहीं हो जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान अनुसूची क्या लाया है ना, पांचवी अनुसूची को लाया है, यानी उसकी सुरक्षा के लिए। तो पांचवी अनुसूची में पूरे भारतवर्ष में फैले अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन का वर्णन है। अब देखिए छठी अनुसूची क्या है। छठी अनुसूची तो सेम चीज है, ये है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन का तो वर्णन है, ये है पंचम अनुसूची में। लेकिन कहीं कहीं क्या है ना कि बहुत ज्यादा संख्या में जो अनुसूचित जाति और जनजाति रहते हैं तो उन लोगों का वहाँ देखा गया है कि लोक प्रशासन में बहुत ज्यादा ह्रास हुआ है, यानी उन लोगों का जो लोक प्रशासन है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और जो हम लोग का यानी मेजोरिटी में जो रहता है उसका लोक प्रशासन को उसके ऊपर थोपा गया है। तो चूंकि उन लोगों का लोक प्रशासन बना रहे इसलिए उस राज्यों को विशेष ध्यान दिया गया है। तो जो छठी अनुसूची में कुछ विशेष राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का क्या है, प्रशासन का वर्णन है। अब देखिए जो कुछ विशेष राज्य, ये 4 राज्य, ये कितने राज्य है, 4 राज्य है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किन किन 4 राज्यों में जो छठी अनुसूची में लोक प्रशासन का वर्णन है जनजातियों का वो दिया गया है। तो ये 4 राज्य को हम लोग ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं और ये ट्रिक है आम मित्र। क्या है, आम मित्र, एकदम आसान ट्रिक है। अ से हो गया हम लोग असम, म से हो गया क्या, मेघालय, असम मेघालय, मी से हो गया मित्र सॉरी मिजोरम और त्र से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये 4 राज्य है, आम मित्र के हिसाब से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, यानी मिजोरम त्रिपुरा। अब इसको हम मैप के हिसाब से देख लेते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। देखिए ये 4 राज्य हम लोग का असम मेघालय, जस्ट असम के नीचे क्या है हम लोग मेघालय, यहाँ देखिए मिजोरम के जस्ट साइड में क्या है, त्रिपुरा। यानी ये 4 पड़ोसी राज्य है जिसमें क्या अनुसूचित जो छठी अनुसूची है उसमें इन सभी राज्यों के जो लोक प्रशासन है अनुसूचित जातियों के लिए उसका वर्णन किया गया है। आशा करते हैं आप लोग याद हो गया ये 4 राज्य जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो हम लोग का 7वीं अनुसूची आता है तो 7वीं अनुसूची में हम लोग का जो संविधान के कुछ सूची है उसका वर्णन है। और संविधान में हम लोग का 3 सूची दिया हुआ है। कितना सूची दिया हुआ है, 3 सूची। एक होता है हम लोग का संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है संवर्ती सूची। अच्छा, ये सूचियां जो होती है इसमें कुछ कुछ नियम दिए होते हैं और इन सारे नियम को हम लोग विस्तृत रूप से आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी कुछ इसका जो रफ भी है वो देख लेते हैं कि संघ सूची जो है इसमें शुरू में हम लोग का 97 कानून था जो कि अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 100 विषय कर दिया गया। राज्य सूची में शुरू में आपका 66 था जिसको घटा के कितना कर दिया गया है, 61 कर दिया गया है। और संवर्ती सूची में पहले 47 था 47 जिसको क्या बढ़ा के 52 कर दिया गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय है, राज्य सूची में कितने विषय है और संवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय। तो आपको याद रखना होगा संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और संवर्ती सूची में 52 विषय है। तो ये हम लोग 7वीं अनुसूची में जो हम लोग संविधान में सूची दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, 3 सूचियों के बारे में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। चलिए 8वीं अनुसूची में संविधान में वर्णित 22 भाषाएं जो कि हम लोग भारतीय संविधान उसको मान्यता दी गई है, भारतीय संविधान में उसको मान्यता दी गई है उसका वर्णन किया गया है। हाँ, अब देखिए भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से जब हम लोग का संविधान बना था
हाँ, संविधान में जो हम लोग का जब निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हम लोग का भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में से 14 भाषाओं का वर्णन था। यानी अभी तो 22 भाषाएं हैं, यानी 8 भाषाओं के बीच में जोड़ा गया है। तो इन सभी 8 भाषाओं को पहले हम लोग देखते हैं कि कब कब जोड़ा गया है, किन किन भाषाओं को जोड़ा गया है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है और अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग का 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें हम लोग का सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को सन 1992 में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये सिंधी भाषा जो है ये हम लोग जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में और 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ये भाषाएं हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग 8 भाषा देख ली कब कब जोड़ा गया। सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग 8वां अनुसूची पढ़ लिए, जो कि हम लोग का मूल संविधान में वर्णित था। तो हम लोग एक बार इसको शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। प्रथम अनुसूची में हम लोग का संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को हम लोग साथ में पढ़े थे। दूसरी अनुसूची में था कि जो भी संवैधानिक पद है उसमें जो उसको वेतन और भत्ता दिया जाता है उसका वर्णन है। फिर तीसरी अनुसूची में पढ़े थे हम लोग कि जो भी संवैधानिक पद के लिए शपथ दिया जाता है उस शपथ का वर्णन तृतीय अनुसूची में है। फिर हम लोग पढ़े थे चतुर्थ अनुसूची, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन है। फिर हम लोग आगे पढ़े 5वीं और 6ठी अनुसूची को एक साथ, क्योंकि ये अनुसूचियाँ एक जैसा लगती है लेकिन एक जैसा है नहीं। 5वीं अनुसूची में हम लोग पढ़े थे अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन का वर्णन है। फिर 6ठी अनुसूची में पढ़े कि कुछ विशेष राज्य, यानी 4 राज्य हम लोग पढ़े थे आम मित्र, नहीं क्या क्या पढ़े थे, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों का वर्णन किसमें हम लोग 6ठी अनुसूची में है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम लोग 7वीं अनुसूची पढ़े, इसमें 3 सूचियों के बारे में पढ़े, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर हम लोग लास्ट में 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। चलिए, इसके बाद जो हम लोग भारतीय संविधान में और 4 अनुसूची जोड़ी गई और कब कब जोड़ी गई और इसमें कौन कौन से विषय जोड़े गए इसके साथ में, उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। क्योंकि इन 4 नई अनुसूचियों से अभी के वर्तमान समय के जो एग्जाम पैटर्न है उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इसको हम लोग चार्ट के बेसिस पे पढ़ लेते हैं। पहले चार्ट बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 9वीं अनुसूची आई, नहीं 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को हम लोग का 1951 में जोड़ा गया और इसके लिए जो संविधान संशोधन था वो था हम लोग का फर्स्ट संविधान संशोधन, यानी पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अच्छा, इसमें विषय क्या थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि संबंधी कानून,
देखिए ये अक्सर समझ में नहीं आता कि भूमि संबंधी कानून क्या होते हैं, इसका क्या जरूरत पड़ा नई अनुसूची में इसको जोड़ने का। पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, तो इन शुरू में जो हम लोग का मौलिक अधिकार था 7 था, यानी मौलिक अधिकार की संख्या शुरू में कितना थी, 7 थी। लेकिन बाद में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब इन 7 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और अभी वर्तमान में हम लोग का 6 मौलिक अधिकार है। और ये जो मौलिक अधिकार को हटाया गया था वो था हम लोग का क्या, ना भूमि संबंधी जो हम लोग का मौलिक अधिकार था, क्या था, भूमि संबंधी मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया, जिसको हम लोग संपत्ति का अधिकार ही बोलते हैं। तो संपत्ति का अधिकार को हटाने का कारण क्या था, इस कारण को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन अभी भूमि संबंधी जो कानून है वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे देखिए अभी क्या होता है ना, मान के चलिए कि जो रेल लाइन बीच रहा है, तो रेल लाइन बीच रहा है तो इसमें बहुत सारे का जमीन जाएगा। अगर ये हम लोग का भूमि संबंधी कानून को मौलिक अधिकार में रखा जाता है, तो चूंकि मौलिक अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता है, इसलिए अगर सरकार भी इसका हनन नहीं कर सकती है, अगर मेरा मर्जी नहीं रहता तो मेरा खेत सरकार द्वारा रेल लाइन बिछाने के लिए नहीं लिया जा सकता था। लेकिन अभी चूंकि ये मौलिक अधिकार से हट के क्या कर दिया गया, इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है, तो अभी सरकार हमको मेरी जमीन के बदले पैसा देके वो जमीन वो रेल लाइन बिछाने के लिए ले सकती है। इसी संबंधी सभी कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि संबंधी कानून। आप देखिए तो ये नई अनुसूची में कब जोड़ा गया है हम लोग का, 1951 में। 1951 में नई अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि क्या था, हम लोग का पहला संविधान संशोधन था। अब देखिए आता है हम लोग का 10वीं अनुसूची। ये 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया और इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो था 52वां संविधान संशोधन। अब 10वीं अनुसूची को समझते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या है। इसमें हम लोग का दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। ये दल बदल विरोधी कानून क्या होता है, मान के चलिए कि पहले में यानी अनेक सारे क्या थे ना, हम लोग को राजनीतिक दल थे, अनेक सारे राजनीतिक दल थे। अब मान के चलिए कि जिस राजनीतिक दल द्वारा सरकार बनाया जाता था, तो चुनाव जीतने के बाद हर एक राजनीतिक दल अपना पार्टी बदल के उस राजनीतिक दल में क्या करते थे ना, जुड़ जाते थे। यानी क्या होता था, एक दल से दूसरे दल में जाना, फिर दूसरे दल से तीसरे दल में जाना, ये आना जाना बना रहता था। लेकिन जब से 10वीं अनुसूची आई है, यानी 52वां संविधान संशोधन किया गया है, तब से कोई भी व्यक्ति चुनाव के बाद अपना दल नहीं छोड़ सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अभी बीजेपी में है, अब चुनाव हो गया तो कांग्रेस का अगर सरकार बन गया, तो ये नहीं कि बीजेपी से जो जीता हुआ सांसद है वो कांग्रेस में चले जाए, ये अभी नहीं हो सकता था, लेकिन ये पहले हो सकता था। लेकिन जब से 10वीं अनुसूची आई है, तब से ये कानून क्या, दल बदल विरोधी कानून बना है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव के बाद अपना पार्टी छोड़ के नहीं जा सकता है, भले वो चुनाव के पहले जा सकता है। अब देखिए, अब आता है हम लोग के बात 11वीं अनुसूची का। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हम लोग का लगभग सेम है। 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। यानी 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें किसका वर्णन है, तो जो पंचायती राज देख रहे हैं आज आप लोग, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किसमें दिया गया हम लोग का, 11वीं अनुसूची में दिया गया। अच्छा, सबसे पहले जो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुआ था, ये राजस्थान के नागौर से हुआ था। कहाँ से हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला से। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला से। लेकिन तब इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं था। इसको जो संवैधानिक मान्यता दिया गया, ये 11वीं अनुसूची जब आया 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा, तब से इसको संवैधानिक मान्यता दिया गया है। अब जो 12वीं अनुसूची है, ये भी हम लोग का 1992 में ही आया है और ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। यानी 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची 1992 में ही आया है, लेकिन 74वां संविधान संशोधन। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो इसमें आपका जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत जिसको हम लोग नगर निगम वगैरह ही बोलते हैं, उसका वर्णन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये चारों अनुसूचियां बढ़िया समझ में आ गई, जिसको कि हम लोग बाद में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो फिर से हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची में जो हम लोग का वर्णन है, किसका वर्णन है, भूमि संबंधी कानून का वर्णन है। ये आया कब है हम लोग का, 1951 में।
किसके द्वारा ना, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब आगे देखिएगा 10वीं अनुसूची में हम लोग पढ़े किसके बारे में, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून आप लोगों को समझा भी दिए बढ़िया से। ये आया कब है, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। ये सारे डेट याद रखिएगा और संविधान संशोधन भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है हम लोग का 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आया हम लोग का 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसमें हम लोग क्या, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची 1952 में आया, 1992 में आया 74वां संविधान संशोधन, और इसमें नगर पंचायत को जोड़ा गया। इस प्रकार से हम लोग सभी 12 के 12 अनुसूची को बढ़िया से पढ़ लिए, और आशा करते हैं कि आप लोगों को इन सभी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।